राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 जो कि नवंबर 2021 में आयोजित होना है, जिसे हम शॉर्ट में नेस भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कक्षा 3, 5, 8 और 10 के बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। कक्षा 8 में यह भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों पर आधारित होता है, जिसमें प्रत्येक विषय के 15 प्रश्न होते हैं। इस वीडियो में हम वर्ष 2017 के नेस के प्रश्न पत्र के विज्ञान विषय के प्रश्नों को हल करेंगे। यह प्रश्न पत्र अंग्रेजी भाषा में है। नेस के अंतर्गत हर भाषा में प्रश्न पत्र तैयार होते हैं। आपको यह हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध हो जाएगा। इस प्रश्न पत्र को हम अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा में भी हल करेंगे। तो विज्ञान विषय के जो प्रश्न हैं वह प्रश्न नंबर 31 से 45 तक होंगे। प्रश्न 1 से 15 तक भाषा के, 16 से 30 तक गणित के और 31 से 45 तक विज्ञान के तथा 46 से 60 तक सामाजिक विज्ञान के प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, A car travels 60 किमी in 2 hours. What is the speed of the car? एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय करती है। कार की चाल ज्ञात कीजिए। तो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी हमारे पास है 60 किलोमीटर और समय है 2 घंटे। 2 का भाग आप 60 में देंगे तो यह 30 बार जाएगा। तो कार की जो चाल है वह आएगी 30 किमी प्रति घंटे, यानी विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न है, 4 students boiled same quantity of water in similar test tubes. They placed their test tubes in different zones of the flame as mentioned below. Student A outermost zone, student B middle zone, C innermost zone and D between middle and innermost zone. आपको दिया गया है कि 4 विद्यार्थी एक एक प्रखनली में समान मात्रा में पानी को गर्म करते हैं। जो पहला विद्यार्थी है वह अपनी प्रखनली को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग में, दूसरा विद्यार्थी ज्वाला के मध्य भाग में, तीसरा विद्यार्थी ज्वाला के आंतरिक भाग में, चौथा विद्यार्थी आंतरिक और मध्य भाग के बीच में अपनी परखनली को रखता है। आपसे पूछा गया है whose water will boiled first? किस विद्यार्थी का पानी सबसे पहले उबलेगा? तो इसके लिए हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि जो ज्वाला होती है, ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का तापमान सबसे अधिक होता है। तो जिस विद्यार्थी ने अपनी प्रखनली को सबसे बाहरी भाग में रखा होगा उस विद्यार्थी के प्रखनली का पानी सबसे पहले बॉईल होगा। तो ऐसा विद्यार्थी ए है, क्योंकि ए अपनी प्रखनली को सबसे बाहरी भाग में रखता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर स्टूडेंट ए अर्थात विकल्प 1 होगा। फिर प्रश्न है, अ फार्मर वांट्स टू डू फार्मिंग of roses. Which of the methods of propagation should be followed? तो हमसे प्रश्न पूछा गया है कि एक किसान है जो कि गुलाब की खेती करना चाहता है, तो वह निम्नलिखित में से किस विधि से गुलाब को उगाएगा? तो हम जानते हैं कि जो गुलाब होता है उसकी टहनियों को काट कर रोपा जाता है। तो इसके लिए जो मेथड आएगी वह कटिंग मेथड होगी। अगला प्रश्न है, देयर इज अ ट्री इन योर स्कूल कैंपस ड्यूरिंग ऑटम, इट्स लीव्स सेट, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिस्पोज ऑफ दीज लीव्स? आपके विद्यालय में एक पेड़ है जिसकी पत्तियां पतझड़ के दौरान गिरी हुई हैं। आपने उन पत्तियों को डिस्पोज करना है। तो आप निम्नलिखित में से पत्तियों को डिस्पोज करने के लिए कौन सी विधि को अपनाएंगे? पहला है बर्न द लीव्स आउटसाइड द स्कूल कैंपस, पत्तियों को विद्यालय कैंपस के बाहर जलाकर नष्ट करेंगे। दूसरा है थ्रो द लीव्स इन द नियर बाय वाटर बॉडी, पत्तियों को पानी में बहा देंगे। तीसरा है पुट द लीव्स इन द पिट टू गेट कंपोस्ट, पत्तियों को एक गड्ढे में कंपोस्ट प्राप्त करने के लिए डाल देंगे। चौथा है लेट द लीव्स स्कैटर इन द स्कूल
कैंपस, पत्तियों को स्कूल कैंपस में ही फैला देंगे। तो इनमें से जो सबसे बेस्ट विधि होगी, पत्तियों को हम एक गड्ढा खोदकर उसमें डालेंगे तो हमें एक अच्छी खाद बनकर तैयार मिलेगी। प्रश्न है, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ मिरर एज शोन इन द डायग्राम बाय इंसिडेंट रे। आपको दिया गया है एक किरण जो कि एक दर्पण में पड़ रही है और नीचे से प्रश्न पूछा गया है, द रिफ्लेक्टेड रे वुड बी। आपको यहाँ पर 3 परावर्तित किरणें दी गई हैं। आपसे पूछा गया है कि जो ये किरण आपतित हो रही है इसका परावर्तित किरण कौन सा होगा। तो इसके लिए हमें नॉलेज होना चाहिए कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो प्रकाश किरण जिस कोण से दर्पण पर आपतित हो रही है उसी कोण से यह परावर्तित भी होगी। तो किरण बी परावर्तित किरण है। प्रश्न का उत्तर होगा रे बी। फिर प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फोर्सेज गिवन बिलो इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल है। पहला है मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल। चुंबकीय बल जो है बिना स्पर्श के लगता है। दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर विद्युत आवेश बल, यह भी बिना संपर्क का होता है। तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स, यह भी बिना संपर्क का होता है। चौथा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण बल। तो घर्षण बल में 2 बॉडीज यानी वस्तुओं के तलों का संपर्क होता है। जैसे कि आप फर्श पर चल रहे हैं तो हमारे गति के विपरीत एक बल लगता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। तो तल जितना खुरदरा होगा घर्षण बल उतना ही अधिक होगा और तल जितना स्मूथ यानी चिकना होगा घर्षण बल उतना ही कम होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण बल। फिर प्रश्न है, अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू ट्रेवल ऑन डिफरेंट horizontal surfaces on which of the following surfaces the ball will travel maximum distance। तो आपको दिया है कि एक बॉल बिंदु A से लुढ़कना प्रारंभ होती है और पूछा गया है निम्नलिखित में से किस तल में बॉल सबसे अधिक दूरी तय करेगी। ब्रिक यानी ईंट, दूसरा ग्लास अर्थात कांच, तीसरा सीमेंट, चौथा मड यानी मिट्टी। तो लुढ़कने के बाद सबसे अधिक दूरी बॉल उस तल में तय करेगी जिसमें घर्षण बल सबसे कम होगा। तो इन चारों विकल्पों में से घर्षण बल सबसे कम कांच यानी ग्लास में होगा, इसलिए यह तल कांच का होने पर बॉल सबसे अधिक दूरी तय करेगी। फिर प्रश्न है, द टेबल शोज द टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन इन 4 डिफरेंट सिटीज ऑन द सेम डे। निम्न तालिका अलग अलग शहरों में एक ही दिन के तापमान और वर्षा को प्रदर्शित कर रही है। और नीचे से प्रश्न पूछा गया है, इन व्हिच सिटी डिड इट स्नो, किस शहर में बर्फ होगी। तो देखिए जो पहला शहर है उसका तापमान 18 और 42 है और वहाँ वर्षा की मात्रा 0 है, तो यहाँ बर्फ नहीं हो सकती है। जो दूसरा शहर है यहाँ सबसे कम तापमान -5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ बारिश भी 5 सेंटीमीटर है, तो इस शहर में बर्फ होगी। तीसरे शहर में तापमान अधिक है तो यहाँ भी बर्फ नहीं हो सकती है। चौथे शहर में तापमान कम है लेकिन वहाँ वर्षा 0 है, इसलिए इस शहर में भी बर्फ नहीं होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सिटी बी, शहर बी। फिर प्रश्न है, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। तो सबसे पहले आपको उदासीनीकरण का मतलब जानना होगा। उदासीनीकरण का मतलब होता है जब कोई अम्ल और क्षार यानी बेस मिलते हैं तो ये एक दूसरे को उदासीन यानी न्यूट्रल कर देते हैं, ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो पहला उदाहरण है, एडिशन ऑफ लिटमस सॉल्यूशन टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिटमस पेपर में मिलाना। तो लिटमस पेपर एक इंडिकेटर
है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को इंडिकेटर में मिलाने से यह उदासीन नहीं हो सकता है। दूसरा है एडिशन ऑफ लिटमस सॉल्यूशन इन कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा एक क्षार है, इसे आप लिटमस पेपर में मिलाएंगे तो वह उदासीनीकरण की अभिक्रिया नहीं होगी। तीसरा है अप्लाइंग ऑफ क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड टू बेसिक सॉइल। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जो नेचर होगा वह क्षारीय होगा और उसे आप क्षारीय मिट्टी में मिलाएंगे तो क्षार से क्षार मिलकर उदासीन नहीं होगा। चौथा है अप्लाइंग बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन द आंट बाइट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेस यानी क्षार है और आंट बाइट, आंट यानी चींटी जब काटती है तो काटने से वह फॉर्मिक एसिड मिलाती है, अर्थात चींटी काटने पर अम्ल मिलाती है। तो यहाँ पर अम्ल और क्षार मिलकर एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, इसलिए यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अप्लाइंग बेकिंग सोडा ऑन आंट बाइट, चींटी के काटने पर सोडियम बाइकार्बोनेट लगाना। फिर प्रश्न है मैनी इंडस्ट्रीज हैव came up around the area of Taj Mahal in Agra, which of the regions given below arising from the industrial presence is damaging the Taj? ताजमहल के चारों ओर बहुत से कारखाने हैं, इनमें से कौन सा कारण ऐसा हो सकता है जो कि ताज को नुकसान पहुंचा रहा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न है रेशमा एक्सीडेंटली प्लेस्ड हर हैंड ओवर अ फ्रेम एंड इमीडिएटली पुल्ड इट बैक। शी फेल्ट सेंसेशन ऑफ हीट, द मैसेज ऑफ सेंसेशन इज कैरीड थ्रू। रेशमा का हाथ अचानक गर्म ज्वाला पर लगता है और वह तुरंत ही अपने हाथ को पीछे खींच लेती है। उसे ऊष्मा यानी गर्मी का एहसास होता है। यह मैसेज किन कोशिकाओं के द्वारा पहुंचा? तो हम जानते हैं कि जो इस तरह के संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं वो हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं पहुंचाती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं पूरे शरीर में फैली रहती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा नर्व सेल्स यानी तंत्रिका कोशिकाएं। अगला प्रश्न है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बेल। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा इलेक्ट्रिक बेल, विद्युत घंटी। फिर प्रश्न है व्हिच वन ऑफ द चेंजेस गिवन बिलो कैन नॉट बी रिवर्स? निम्नलिखित में से कौन सा उत्क्रमणीय नहीं है? पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रीम फ्रॉम वाटर, दूसरा है बर्निंग ऑफ कोल, तीसरा है डिजोल्विंग सॉल्ट इन वाटर, चौथा है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। पहला उदाहरण है पानी से भाप बनना। तो पानी को गर्म करेंगे तो भाप बनेगा और भाप को ठंडा करने पर वह पानी बन जाएगा। तो यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय है यानी रिवर्सिबल है। दूसरा है बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। तो कोयले के जलने से राख बनेगी, राख से आप कोयला प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यह इस प्रश्न का उत्तर होगा क्योंकि यह अनुत्क्रमणीय है अर्थात रिवर्सिबल नहीं है। फिर प्रश्न है व्हेन डज रेस्पिरेशन अकर इन प्लांट्स? पौधों में श्वसन कब होता है? तो जिस प्रकार जंतुओं में श्वसन हर समय होता है तो उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी श्वसन हर समय होता है। और जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, वह सूर्य के प्रकाश में होती है, लेकिन श्वसन पेड़ पौधों में हर समय होता है। अंतिम प्रश्न है द फिगर गिवन बिलो शोज अ फूड वेव। इन द फूड वेव वी हैव द प्राइमरी कंज्यूमर्स and the secondary consumers. The arrows point from the organism that gets eaten to the one that eats it. तो हमें एक खाद्य श्रृंखला दी गई है और नीचे से प्रश्न पूछा गया है which sentence is true? कौन सा वाक्य सही है? तो सबसे नीचे जो दिए गए हैं ये सभी उत्पादक हैं। कैरेट, ग्रास,
ग्रेन्स, ये सब उत्पादक कहलाते हैं। और इन्हें खाने वाले जैसे खरगोश, चूहा, टिड्ढा, ये सब प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाने वाले जो जीव होते हैं इन्हें द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। तो हमें वाक्य दिए गए हैं, प्राइमरी कंज्यूमर ईट प्लांट्स, प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता प्लांट्स यानी वनस्पति को खाते हैं। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, प्राइमरी कंज्यूमर ईट एनिमल्स, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जंतुओं को खाते हैं। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता खरगोश, चूहा और टिड्ढा हैं, ये जंतुओं को नहीं खाते हैं। आउल आर प्राइमरी कंज्यूमर, उल्लू प्राथमिक उपभोक्ता है। उल्लू एक मांसाहारी जीव है, इसलिए यह प्राथमिक उपभोक्ता नहीं हो सकता है। कैरेट आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, कैरेट जो है प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है बल्कि उत्पादक है। तो प्रश्न का उत्तर है प्राइमरी कंज्यूमर ईट्स प्लांट्स, प्राथमिक उपभोक्ता वनस्पतियों को खाते हैं।